सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं यूपी के 2 बार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपने 40 साल विधायिका की ज़िंदगी को जिया है, राजनीति आप उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। आपने कांग्रेस की 3 से 4 पीढ़ियाँ देखी, क्या क्या बदलाव देखा अभी तक आपने? देखिए, सौभाग्य से मुझे कांग्रेस में इंदिरा जी लाई थी 1967 में, और मैं उस वक्त से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, साथ ही साथ इस परिवार से भी जुड़ा रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ जो कांग्रेस में महसूस की वो सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस में एक आदमी का आत्मसम्मान है, जबकि मैंने दूसरी जगहों के ऊपर देखा है कि वहाँ पर कार्यकर्ता या जो लीडर्स हैं उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है। यहाँ पर बड़े से बड़ा लीडर जो है वो अगर उसके पास कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता जाता है तो उसको आत्मसम्मान उसको मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो सब बात मान ली जाए, लेकिन कम से कम उस वर्कर को एहसास ये होता है कि हमारी बात सुनी जाती है। इंदिरा जी सुनती थी, राजीव जी सुनते थे, और सोनिया जी ऐसे वक्त कांग्रेस में आई जिस वक्त कांग्रेस करीब करीब टूट रही थी। और आज ये बात बड़ी हम सारे कांग्रेस वालों के लिए बड़े सम्मान की भी है, और एक हम लोगों को बड़ा सहारा है कि उस परंपरा को जो जवाहरलाल जी से शुरू हुई थी उसको राहुल गांधी भी पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कयासबाजी जारी है। 1 साल से कम का समय है यूपी विधानसभा चुनाव को। ऐसे में कांग्रेस की नैया राहुल गांधी के सहारे पार हो जाएगी, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस की नैया किसी व्यक्ति के सहारे, कोई भी पार्टी जो है अकेले किसी व्यक्ति के सहारे नहीं चल सकती है। एक नाव में भी मांझी होता है, लेकिन नाव में मांझी के साथ साथ पतवार भी होते हैं, उसके साथ और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो राहुल जी एक दिशा दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी इस बात का कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो टीम हो वो पूरी तरह से एक डेडिकेटेड टीम होना चाहिए, और एक ऐसी टीम होना चाहिए कि जो उनकी जो पॉलिसीज़ है कांग्रेस की उसको इम्प्लीमेंट कराने में पूरी तरह से दिल से लगी हो, तभी ये नैया पार हो सकती है। लेकिन लग रहा है कि डेडिकेटेड टीम नहीं है, इसीलिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों जैसे राष्ट्रीय लोक दल, पीस पार्टी की तरफ भी मुंह आस लगाए बैठी है कि समझौता हो जाए तो कुछ फायदा हो जाए। देखिए, कांग्रेस के साथ शुरू में और बहुत से लोगों की राय ये थी कि कांग्रेस बड़े दल से समझौता करे, और एक बात पिछले चुनाव में भी राहुल जी ने की, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो मंशा थी उसके अनुकूल उन्होंने ये कार्य किया कि उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की बेसिक मिस्टेक जो रही है वो ये रही है कि समझौते की पॉलिटिक्स में 1989 से हम लोग पढ़े, किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग सपोर्ट करते रहे दूसरी पार्टीज़ को। तो जैसे न कोई पैर फ्रैक्चर हो जाए या कहीं पे फ्रैक्चर हो जाए और उसको बराबर आप बैसाखी लेके चलने की आदत बन जाए तो वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक साबित होती है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को समझौते की राजनीति ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन छोटे दलों से हमेशा पंडित जी के वक्त से लेके कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज़ को सीट दी जाती थी, इंदिरा जी हमेशा कुछ छोटे दलों को सीट देती थी। इस वजह से नहीं कि हम कमज़ोर हैं, इस वजह से कि हम ताकतवर हैं, हम इस वजह से उनको दे रहे हैं। कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, ये आपकी व्यक्तिगत राय है। आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी अन्ना हजारे ने, उससे कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा यूपी में? देखिए, मेरा इसमें बिल्कुल ही दूसरा मत है। इस मामले में मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ख़त लिखा और जितने मेंबर्स हैं उनको भी, और मेरे आर्टिकल भी इसमें निकले कि अन्ना हज़ारे जी का जो मूवमेंट है इट्स मोस्ट वेलकम, क्योंकि अन्ना हज़ारे जी ने देखिए जो मूवमेंट अपना शुरू किया वो गांधी जी के प्रतिमा की तस्वीर के नीचे बैठ के शुरू किया। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में पहली बार 15 अगस्त 1947 के बाद तिरंगा झंडा इतना दिखाई दिया होगा जितना अन्ना हज़ारे साहब की वजह से तिरंगा झंडा दिखाई दिया। ये तिरंगा झंडा तो कांग्रेसी का है और किसी का तो नहीं है। और यही चीज़ जो है, दूसरी बात ये कि जवाहर टोपी जो है
जो करीब करीब कांग्रेसी, बहुत कम कांग्रेसी अब वो उस टोपी को पहनते हैं। अन्ना हजारे जी ने उस कांग्रेसी टोपी को एकदम से फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, जिंदा कर दिया उस टोपी। तो जो कांग्रेस का एक कल्चर था, गांधी जी को करीब करीब लोग, आजकल की जनरेशन तो भूल चुकी है गांधी, लेकिन अन्ना हजारे जी के मूवमेंट से एक फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को गांधी जी की मूर्ति देख कर और उस तस्वीर देखकर ये एहसास हुआ कि ये कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिनको हिस्ट्री से भी कोई लगाव नहीं है। तो एक मूवमेंट जो ये शुरू हुआ है, वो तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, जो कांग्रेस अभी तक के उतनी तत्परता से नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, अन्ना हजारे जी का मूवमेंट जो है उस दिशा की ओर हमें ले जाता है और लोकतंत्र को मजबूत किया अन्ना हजारे का आंदोलन। और अब मैं समझता हूं कि इससे हमें बिल्कुल नहीं, बल्कि अन्ना हजारे जी ने एक तरह से कांग्रेसी की सेवा की है इस मूवमेंट को चला के, क्योंकि हम भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, उत्पीड़न के ख़िलाफ़, शोषण के ख़िलाफ़ गांधी जी ने हमेशा आवाज़ उठाई। वही अन्ना हजारे जी कह रहे हैं। तो जो कांग्रेस की नीतियाँ जो हैं उन्हीं को तो अन्ना हजारे जी बता रहे हैं, कांग्रेस की टोपी पहन के और कांग्रेस के झंडा हाथ में लेकर और गांधी जी की तस्वीर के नीचे खड़े होकर, कोई दूसरे पार्टी का झंडा तो नहीं ले रहे हैं, तो उसी की तस्वीर के नीचे तो नहीं खड़े हुए। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार की इस मुहिम में का फायदा, अन्ना हजारे की इस मुहिम का फायदा यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस अगर लेना चाहे तो मिल सकता है। देखिए, पानी रखा हो, आप पीना चाहें तो पी सकते हो, अगर न पीना चाहें तो कमरे में यहाँ पर 10 सुराहियाँ पानी की रखी हों, आप प्यासे टहला कीजिएगा। तो ये तो उस पर है, अगर कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकती। 40 से 45 साल हो गए आपको राजनीति करते हुए। इतना धनी कहा जाए, बहुत धनी है राजनीतिक विरासत के, तो गलत नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये बातें क्या आलाकमान नहीं समझता है जो आप समझाना चाहते हैं? नहीं, आलाकमान क्यों नहीं समझता है? आलाकमान जितनी बातें, बहुत सी बातें, देखिए अब इतने वर्कर्स हैं, इतने लोग हैं, उनकी बातें जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो हाई कमांड हर एक वर्कर की, हर एक की बात जो है वो तो नहीं उसको फॉलो कर सकता, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल जो है, जनरल बात जो है वो तो आला कमान के सामने है कि बड़ी समझौता नहीं होना चाहिए। आला कमान ने इस बात को माना, हाई कमांड ने हमारे। इसी तरह से अन्ना हजारे साहब के मूवमेंट को जो है वो शुरू में कुछ लोगों ने इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में कांग्रेस ने पूरी तरह से उसे सपोर्ट किया। जिन लोगों ने अन्ना हजारे जी के ऊपर कोई कमेंट्स कर दिए थे, कांग्रेस ने उसके ऊपर खेद व्यक्त किया। तो एक कांग्रेस में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, कांग्रेस के अंदर बड़ी एक जान है एक ऐसी, तभी तो 100 सन और आप समझिए 125 साल से ज़्यादा हो गए इस पार्टी को, और ये पार्टी आज भी दुनिया में जो है वो ज़िंदा है। सोवियत में कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म हो गई, न मालूम कितनी पार्टीज आई ख़त्म हो गई। आप आम आदमी से जुड़े नेता समझे जाते हैं। आप आम आदमी की उस दर्द को बयां कर दीजिए जिसमें वो आज की तारीख में अपने दर्द को जब बयां करता है तो उसको आसरा दिखाई देता है रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोगों पर, नेताओं पे क्यों नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अंदर नेताओं की जिम्मेदारी है कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो रही है, और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है कहा जाता है, पुरानी कहावत है। तो कुछ लोगों की वजह से सारे सिस्टम और इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात आ रही है। ये आम आदमी को एक तरह का ये एहसास हो गया है कि जो नेता है या जो पॉलिटिक्स में लोग हैं वो बेसिकली बेईमान हैं, ये एक उनको एहसास हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं, चंद ही लोग ऐसे होंगे, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो आपके सामने हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद, एक हम टॉप ही से मिसाल लेते हैं कि एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कि आप दुनिया में दूसरे लोगों को देखिए, पड़ोसी मुल्कों को देखिए, वहाँ पे कैसे कैसे लोग जो हैं वो आजकल हुकूमत के सदर हो गए हैं, और हमारे यहाँ के कितना फ़र्क आपको महसूस होता है। लेकिन चंद लोगों की वजह से सारी बात जो है वो आती है सामने। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो आम आदमी जो है, जो आज इस तरफ इन लोगों की तरफ जा रहा है, जाने में कोई हर्ज नहीं है। वो किसी महात्मा की तरफ जाएं, किसी की तरफ जाएं, प्रजातंत्र है, हर आदमी को सोचने का हक है, जा सकते हैं। लेकिन खतरे की बात यह है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अगर ये नेताओं के ऊपर जो है वो जो हमारी इंस्टीट्यूशन है ये, इसके ऊपर जनता का एतबार हट गया, तो ये बात डेमोक्रेसी के लिए बड़ी ख़तरनाक होगी।
पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान में यही तो हुआ था कि वहाँ की जनता का भरोसा जो था वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर से ख़त्म हो गया था। शायद इन्हीं सब कारणों के कारण ही अन्ना ने जन लोकपाल बिल की मांग की थी कि ताकि लोकतंत्र के ऊपर से लोगों का भरोसा न उठे, जो नेता चुने जाते हैं उनके ऊपर जवाबदेही बनी रहे। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जन लोकपाल बिल का उद्देश्य भी सही है, अन्ना हजारे की मंशा भी साफ है, बस उसको समझने में कांग्रेस थोड़ी बहुत भूल की? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये बात आप समझ लीजिए कि अन्ना हजारे जी की नीयत पे मुझे कोई शुबा नहीं है, लेकिन लोकपाल को जो है वो आप एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दे, कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक चीज़ का एक अलग अलग जो है वो प्लेस रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को एक स्थान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जर्नलिस्ट को एक स्थान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एक मौका दिया है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि लोकपाल जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को भी स्क्रूटनाइज करेगा, लोकपाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी स्क्रूटनाइज करेगा, लोकपाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर से भी पूछेगा ये तुमने फैसला क्यों लिया, वो केवल आरोपियों की जांच करेगा जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, केवल इतनी ही मंशा? नहीं, ये बात नहीं है। आरोप की जांच करे, लेकिन आप जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर को इस बात का एहसास होगा कि हमारे ऊपर कोई जांच करने वाला बैठा हुआ है, जिस वक्त हाई कोर्ट का जज ये सोचेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज या जज सोचेगा कि हमारा फैसला कहीं पर रिव्यू हो सकता है, एक कोई जाता है फैसला लेके लोकपाल के पास, कहता है साहब ये सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला है, इसमें हमारे साथ अन्याय हुआ है, और वो पूछते हैं कि तुमने ये फैसला क्यों किया। तो आप ये देखिए कि देयर कैन नॉट बी ए सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए सुपर प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं हो। लेकिन इतना मानते हैं कि नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सुधारें? देखिए, नेताओं को सुधारना चाहिए, और मैं तो ये एक मुझे बड़ा ये होता है कि एक मरतबा जिस वक्त कमला जी बीमार थी, कमला नेहरू जी, वो स्विट्ज़रलैंड में उनका इलाज हो रहा था, तो पंडित जी को पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, और पंडित जी के पास, जवाहरलाल नेहरू जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका इलाज वहाँ पर करा सकें। तो टंडन जी को उन्होंने लिखा था कि फ़ला जगह पर हमारे यहाँ जो है वो एक बक्स के अंदर वो हार रखा हुआ है और कमला को पैसे की ज़रूरत है, तुम हार लेके वो बेच के और पैसे भेज। राजर्षि टंडन जी। और 18,000 रुपए का वो जो है वो टंडन जी, वो नहीं, टंडन जी जो यूपी में मिनिस्टर हो गए थे, और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस वक्त पूरा नाम, और वो 18,000 रुपये का उस वक्त बिका था, और वो पैसा उनको रिमिट किया गया था। आज का इस सिचुएशन में अगर किसी के यहाँ वो हो तो वो अपने घर का हार बेचेगा? अरे वो तो किसी को इशारा करेगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये बात जो देखना होगी, गवर्नमेंट के अंदर क्यों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए एकदम से हो गए? ये सैकड़ों करोड़ रुपए कैसे आए हैं? ये बात ये भी तो देखना चाहिए। अगर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो एकदम से उनके यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए आ गए, उनकी इनकम इतनी बढ़ गई, मैं समझता हूँ कि उनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब जनता के उस दर्द को बयां कर रहे हैं जो आम आदमी भी सोचता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी बेबाकी पे चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।